मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में तीन मशहूर कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन हैं और तीनों के तीनों बहुत फेमस हैं। इन्हीं तीनों के आधार पर मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र का निर्माण करने का प्रयास किया है और इतिहास की किताबों में जितने भी वाद विवाद हैं सब इसी से उपजे हुए वाद विवाद हैं। स्वाभाविक है कि तीनों के तीनों कंटेम्प्रेरी हैं। अगर किसी भी आदमी को ऐसा नहीं था कि तीनों ने एक साथ किसी को किताब प्रेजेंट की और इतिहासकारों को भी एक के साथ किताब तीनों मिल गया है। अलग अलग समय में तीनों किताब मिले हैं, अलग अलग समय में लोगों ने इसको अध्ययन किया है। तो ये तीनों कंटेम्प्रेरी हैं। तो अगर किसी भी आदमी को नॉर्मली कोई भी किताब मिलेगी और उसके आधार पर जब वो लिखेगा तो सामान्य तौर पर वो कहेगा कि हाँ, ये इन लोगों ने आंखों देखा विवरण लिखा है इसलिए ये सत्य बोल रहे हैं। अगर किसी को इस्लामी का किताब मिला तो वह उसने देखा सत्य बोल रहा है। किसी को रेहला मिला तो बोले कि उसने तो देखा ही था सत्य बोल रहा है। और जियाउद्दीन बर्नी तो सेलिब्रेटेड हिस्टोरियन है, उसके बारे में भी लोग बोलेंगे कि सत्य बोल रहा। तो स्वाभाविक है कि ये तीनों के तीनों मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन है और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो भी जनरलाइजेशन है दे आर बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ देयर राइटिंग्स एंड एविडेंसेस गिवन बाय दिस थ्री हिस्टोरियंस। तो जैसे आज हिस्टोग्राफी जब पढ़ा जाता है इतिहास लेकर, तो सामान्य तौर पर जो इतिहास प्रॉपर के स्टूडेंट होते हैं या पीजी करते हैं या हिस्टोग्राफी करते हैं या जो सावधान विद्यार्थी होते हैं उनको कहा जाता है कि इतिहास की किताब पढ़ने से पहले लिखने वाले का इतिहास पढ़िए। हु इज द राइटर, हु इज द ऑथर। जब ऑथर के बारे में आप जान जाते हैं तो आप स्वाभाविक तौर पर कंक्लूड कर सकते हैं आगे चलकर कि वह किस घटना के बारे में, किस व्यक्ति के बारे में, किन मुद्दों के बारे में वह कैसा विचार रखेगा। तो इसीलिए नॉर्मली कहा जाता है कि बिफोर यू गो थ्रू द बुक ऑफ हिस्ट्री यू गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ द ऑथर, है ना। तो यही आज के समय में भी कहा जाता है। हम लोग यही फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे कि बिफोर वी गो टू स्टडी द बुक या इंटरप्रेट द बुक ऑफ दिस थ्री हिस्टोरियंस, वी शुड नो द बैकग्राउंड ऑफ दिस थ्री हिस्टोरियंस, है ना। और तब इतिहास में उस तरफ बहुत सारे इतिहासकार पहुंचते हैं कि क्यों किसी ने किसी के बारे में कुछ कहा। अब हम देखते हैं जैसे पहला है, मान लीजिए इब्न बतूता। इब्न बतूता एक फॉरेन ट्रैवलर है जो मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में भारत आता है। मोहम्मद बिन तुगलक पहले भी हमने बताया कि वह एक विद्वान आदमी था खुद भी, और मोहम्मद बिन तुगलक विद्वानों का बड़ा सम्मान और आदर करता था। यहाँ तक कि जब बाहर से कोई विद्वान आते थे तो दरबार से बाहर जाकर और कभी कभी तो अपने सीमा पर जाकर अगर उसे सूचना मिल गई तो उनका स्वागत सत्कार करता था। यही हालत उसने इब्न बतूता का भी किया। दरबार में उसका बहुत वैल्यू था। फिर दिल्ली में भी उसको बहुत ऊंचा पद दिया गया शहर में और बड़ा सम्मान था उसको दरबार में। लेकिन कुछ दिनों के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक को यह सूचना दी गई कि इब्न बतूता भ्रष्टाचार में लिप्त है। मोहम्मद बिन तुगलक को भ्रष्टाचारियों से भी सख्त नफरत थी, और जब यह प्रूफ हुआ कि हाँ इब्न बतूता ने भ्रष्टाचार किया है तो हो सकता था कि इसको खाल खींचने की सजा मोहम्मद बिन तुगलक दे दे। फिर मोहम्मद बिन तुगलक की मां ने इंटरफेयर किया और इससे जान बचा लिया, तो ये कुछ दिनों के लिए जेल में रहा, है ना। और उसके बाद फिर इसका जो, क्योंकि इब्न बतूता सेलिब्रेटेड ट्रैवलर भी है, उस काल में सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया है और अनुमानतः 90,000 मील की यात्रा उसने अफ्रीका से लेके चाइना तक किया। और उसका पढ़े लिखे परिवार का आदमी था, तो कहा जाता है कि उसके बचपन में एक सपना आया कि उसे चीन जाना है,
और उसी सपना को पूरा करने के लिए जमीन से, समुद्र से, नाव से सब यात्रा करते हुए भारत आया और यहाँ जेल में चला गया बेचारा। लेकिन अंतिम लक्ष्य पूरा करने के लिए फिर उसने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रसन्न किया और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे फिर पैसा वैसा दे के विदा किया कि जाओ चाइना की यात्रा पर जाओ। फिर बेचारा जब इधर केरला के तट पर आया तो उसको समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। सोचा कि अब जाएंगे तो खाल खींचिए देगा, लेकिन इधर से किधर तरह जुगाड़ टैक्टिक से फिर इधर होते हुए चाइना गया। फिर चाइना से अपने घर मोरक्को लौटा और वहां जाके उसने रहला लिखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसका बड़ा स्वागत सत्कार किया था, लेकिन वो सब उसको याद नहीं रहा और भ्रष्टाचार के कारण चूंकि जेल गया ये उसको याद रहा। इसलिए बहुत सारी घटनाओं के लिखने में वह निश्चित रूप से मोहम्मद बिन तुगलक को कटघरे में खड़ा कर देता। हालांकि दूसरे इतिहासकारों के मुकाबले चूंकि उसने रहला अपने घर पे लिखा, इसलिए दरबार के प्रभाव और दबाव से दूर रहा, तो बहुत सारी घटनाओं के बारे में वह बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक लिखता है, लेकिन व्यक्तिगत खुन्नस जगह जगह पर निकालता हुआ दिखता है। दूसरा जो है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी असल में सल्तनत काल का एकमात्र ऑथेंटिक हिस्टोरियन है और फतवा जहादारी सल्तनत काल के प्रशासनिक इतिहास का एकमात्र समग्र पुस्तक है, क्योंकि उसने अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने को भी जाना, उसके बाद हुआ, और मोहम्मद बिन तुगलक के एक्सपेरिमेंट्स को जाना, और वो फिरोज तुगलक के ज़माने तक रहा और उसी के शुरुआत में मरा है। इसीलिए दिल्ली सल्तनत में जो भी प्रशासनिक एक्सपेरिमेंट हुए उसको नज़दीक से जानने का उसको श्रेय। इसका सबसे मजे का दिन गुजरा है मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको पर्याप्त दान दक्षिणा दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में कहा जाता है कि छोटे मोटे राजा की तरह ये रहा, हर सुख समृद्धि सभी तरह के फायदे इसके हुए। लेकिन जब फिरोज तुगलक सुल्तान हुआ तो फिरोज तुगलक के कान भर दिए इसके विरोधियों ने, जिसके कारण ये जेल जाना पड़ा इसको, और जेल में ही तारीख ए फिरोज शाही किताब लिखा। स्वाभाविक है कि तारीख ए फिरोज शाही उसने फिरोज तुगलक की प्रशंसा में लिखी। स्वाभाविक है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ज़्यादा प्रशंसा नहीं लिखे, है ना, तो हर आदमी को अपनी प्रशंसा पसंद होती है, और उस किताब में वो बहुत सारी बातों को बोलता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि उस जमाने में बहुत बुरा हो चुका था। जब राजकीय संरक्षण खत्म हुआ तो जियाउद्दीन बर्नी का जीवन बड़ा ही दुर्गति में बीता और हिंदू व्यापारियों ने, बनिया लोगों ने उसको उधारी देना बंद कर दिया, और एक खाट पर सोए सोए बेचारा अकेले जीवन काटता हुआ मरा। इसीलिए उसके लेखन में बहुत सारी हिंदू विरोधी भावनाओं को शामिल किया गया है। जियाउद्दीन बर्नी हिंदुओं को लतरा बोलता है, लात खाने जो, है ना, और भी तरह तरह के विशेषण वो हिंदुओं के लिए बोलता है। तो उसका एक बड़ा कारण है कि व्यापारी हिंदू होते थे, बनिया लोग हिंदू थे, और उसको उधारी देना बंद कर दिए थे लास्ट में, तो बड़ा दुर्गति में जीवन बीता, तो खुन्नस लेखन में निकाल दिया, है ना। ये स्वाभाविक ही होता है, आज भी ऐसा होता है। बहुत सारे लोग जब किसी के समय कंटेम्पररी है, किसी के साथ रहे और कोई निकाल दे तो उसके बारे में भला बुरा सब लिख देंगे। तो जियाउद्दीन बर्नी का लेखन इसलिए भी बायस्ड हुआ कि तारीख ए फिरोज शाही की रचना उसने फिरोज तुगलक के ज़माने में की। फिरोज तुगलक को प्रसन्न करने के लिए काम किया ताकि उसे जेल से रिहा कर दिया जाए। हालांकि वो किताब फिरोज तुगलक को मिली भी नहीं जिस समय तक वो जिंदा रहा, लेकिन वो फ्लैटरी है। तो जब एक आदमी की हम फ्लैटरी करेंगे, चमचागिरी करेंगे, तो स्वाभाविक है कि दूसरे के बारे में हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, है ना। तीसरा किताब है इसामी का। इसामी भी बेचारा अपने ही दुख से दुखी था। ये दिल्ली में रहता था अलाउद्दीन। दिल्ली में जब मोहम्मद बिन तुगलक ने कैपिटल ट्रांसफर किया, तो जो आदमी बहुत दिनों से बहुत जगह एक जगह रहता हो
उसको अगर जबरदस्ती कहा जाए कि तुम यहाँ से भागो जाओ दूसरे जगह, तो बड़ा दुख दर्द होता है उसको। और यात्रा के दौरान ही उसका एक संबंधी बाबा या नाना तो मर गया। अब वो मर गया, उसके लिए उसको लगता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी ट्रांसफर किया, यात्रा करनी पड़ी और वो मर गए, इसलिए इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक जिंदा है, रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए अलाउद्दीन बहमन साहब जो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हुआ, उसके दरबार में रहा और इसने मोहम्मद बिन तुगलक की भरपूर आलोचना की, है ना। तो अपने दुख से दुखी होकर हाईली प्रेजुडिस्ड है, इसलिए इसने ऐसा किया। तो इस तरह से ये तीनों लेखक जो कंटेम्पररी हैं और यही तीनों मोहम्मद बिन तुगलक के इतिहास के निर्माण के लिए आधार है। जिन लोगों ने उस जमाने में लिखा वो सीधे का सीधा उन लोगों के आधार पर ही लिख दिया, जिसको जो किताब मिली। किसी को बर्नी मिला, किसी को बतूता मिला, किसी को इसामी मिला। उस समय तो तीनों को कोई मिलाया नहीं, और उसके आधार पर जो बाद में लिखे लोग भी उसी को फॉलो करते चले गए, क्योंकि सबको लगा कि कंटेम्पररी आदमी हिस्टोरियन है। तो उस समय लोगों ने उसके इंटेंट को समझने का प्रयास नहीं किया। जब आधुनिक इतिहास लिखा जाता है तो जैसा मैंने कहा कि इतिहास की किताब से पहले इतिहासकार को जाना जाता है, कि इसको जान लीजिएगा। और मान लीजिए कोई कम्युनिस्ट ऑथर है, मार्क्सिस्ट ऑथर है, तो नॉर्मली अगर गांधी के बारे में लिखेगा तो आलोचनात्मक लिखेगा, है ना, उससे आप उम्मीद नहीं करेंगे। उसी तरह से कोई राइटिस्ट ऑथर है, वो भी इनको भला बुरा बोलेगा। तो बिफोर यू नो रीड द हिस्ट्री यू रीड द ऑथर। तो ये आज के समय का मूल फार्मूला है। वही फार्मूला इस पर भी लगाया गया। इसीलिए कहा जाता है कि ये लोग तो मूल बातों को बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं कर सकते, और चूंकि बेचारा का सारा जो पॉलिसी है फेल कर गया, तो जब आप बहुत तेज विद्यार्थी रहिए और इम्तिहान में फेल कर जाइए, है ना, तो आपको जो ना हो सो बोलेगा लोग। अभी फेसबुक पर भी हमने देखा, एक बड़े ऑथर है कोई, वो लिखते हैं कि जब आप सफल हो जाते हैं तो आपके सारे ऐब छुप जाते हैं। आप शराबी थे कि गुंडा थे कि बदमाश थे, आज पैसा बहुत अधिक हो गया तो आप समाज में सम्मानित हो जाएंगे। बेचारा कोई बहुत शरीफ आदमी है, अच्छा आदमी है, उसको पैसा नहीं है, तो मतलब फालतू पागल टाइप का आदमी, है ना। कोई ईमानदार ऑफिसर है तो तुम्हारा पगलेट टाइप का आदमी है, दुनिया कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रहा है, बताओ भला। तो इस तरह का आदमी का आदत होता है। आप भी अगर पढ़ रहे हैं, पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पास नहीं किए तो लोग कहा कि पैसा बर्बाद कर दिया, है ना, गार्जियन का लूट लिया, ये पटना में रह के घूमता होगा, और किसी तरह से कोई चोरी करके इधर उधर करके भी पास कर गया, ये मान लके से पास कर गया, चाहे कैसा भी स्टूडेंट रहा हो, एवरेज भी रहा हो, क्या स्टूडेंट, क्या शानदार आदमी था, है ना। तो सफलता जो होती है वो सारे ऐप को छुपा लेती है, ये जनरल नियम है। चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक के सारे स्टेप्स फेल कर गए, तो अब चाहे जो आरोप लगा लीजिए। लेकिन आज के इतिहास में दो पक्ष इसका होता है। पहले द मेरिट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, कि जो उसने प्रयोग किए, ये देखिए कि उसके द्वारा उठाए गए कदम गलत थे या सही थे, पहला नंबर। और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन। तो हर चीज के दो पक्ष होते हैं। अच्छे स्कीम, अच्छी योजनाएं फेल कर जाती हैं। जो भी कहिए, तो यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी हम दो पक्षों में देखेंगे, द मेरिट ऑफ हिज स्कीम्स एंड व्हाई इट फेल्ड एट द सरकारिया कमीशन। यहाँ पर अभी हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के भी कृषि सुधार पढ़ेंगे, इसीलिए फार्म लॉ का क्या हुआ, पहले हम लोग इनका फार्म लॉ देखेंगे। अब देखिए, तो जो पहला सबसे विवादास्पद कदम है वो है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, राजधानी का परिवर्तन, है ना। अब जो राजधानी का परिवर्तन है, तो राजधानी यहाँ दिल्ली है, और दिल्ली से राजधानी गया दौलताबाद। तो दिल्ली से
दौलताबाद, है ना। वाई द कैपिटल वॉज ट्रांसफर्ड, दो तीन पक्ष है कि राजधानी का मतलब स्थानांतरण क्यों हुआ। वॉज इट अ टोटल ट्रांसफर और पार्शियल ट्रांसफर, और यह क्या संघीय आदमी का डिसीजन था या स्ट्रेटेजिक और वेल थॉट डिसीजन था। इन सारे मुद्दों पर आज के समय पर सवाल उठाया जाता है। जब आप राजधानी किसी भी जगह को बनाते हैं तो पहले इस पर विचार किया जाता है कि वह जगह राजधानी बनाए जाने लायक है या नहीं, क्योंकि कोई भी जगह राजधानी नहीं हो सकता, है ना। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट होना और नोडल पॉइंट होना दोनों अलग अलग बात है। दिल्ली जब राजधानी था या है तो इसके कई दिल्ली के फायदे हैं। दिल्ली में आप पहाड़ों से उतर कर आइए, दूर देश से आइए, रेस्ट कीजिए, इधर जाना हो इधर जाओ, इधर का आदमी भी गया यहाँ रुका, जहां जाना है फिर गया, है ना। वो एक आपके लिए ठहराव का बिंदु बन सकता है फॉर इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों के लिए। दिल्ली के आसपास हरियाणा और पंजाब है। दिल्ली के जल के स्रोत के तौर पर आज भी हरियाणा से जल आता है, पानी आता है। तो पानी का रिसोर्स जमुना नदी के माध्यम से दिल्ली के लिए है। भोजन का रिसोर्स पंजाब और हरियाणा उसको फीड करता है। राजधानी में रहने वाला जो मैक्सिमम लोग होते, सभी लोग होते हैं, वो नॉन प्रोड्यूसिंग क्लास होते हैं, जिनको भोजन की आवश्यकता के लिए आसपास के क्षेत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। आसपास के क्षेत्रों को इतना समृद्ध होना होगा कि वह राजधानी की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। फिर डिफेंस के लिए भी होना चाहिए। तो आज भले जो हो, लेकिन दिल्ली को इस हिमालय के एरिया से डिफेंस है, इधर सिंधु नदी से डिफेंस है ना। तो उस हिसाब से भी दिल्ली स्ट्रेटेजिक भी नोडल, दोनों हर दृष्टिकोण से एक नोडल पॉइंट के तौर पर है। तो दिल्ली जो है, लेकिन इस जमाने में जो फैक्टर डेवलप किया, क्योंकि उस समय पाकिस्तान वाला इलाका भी था, तो उस मंगोल आक्रमण सबसे बड़ा थ्रेट के तौर पर उभरा था इस पीरियड में। अलाउद्दीन खिलजी हो या अन्य लोगों, उस समय दिल्ली सल्तनत का विस्तार नॉर्थ इंडिया में ही था। मोहम्मद बिन तुगलक के पहले या खिलजी पीरियड में पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया में मुश्किल से इन लोगों की पकड़ में था। अलाउद्दीन खिलजी ही नॉर्थ इंडिया को पूरी तरह काबू में ला सका अपने जमाने में। तो जनरली लोग आसपास ही रहते थे, इधर आए। अलाउद्दीन खिलजी को इधर तो ज्यादा आया नहीं, तो आसपास रहेंगे। लेकिन अगर मंगोलों, देख रहे थे कि मंगोलों का आक्रमण बहुत स्विफ्टली होता और मंगोल विश्व के सबसे मतलब फास्टेस्ट ट्रूपर से। एक मंगोल सिपाही 2 से 3 घोड़े लेकर चलता था। वो घोड़े पर ही खा लेगा, घोड़े पर ही सो लेगा, और सैनिक जो है दौड़ाएगा घोड़ा, शाम को रेस्ट करेगा, खाएगा, आराम करेगा, फिर अगला दिन चलेगा। उतना में 2 गुना चले जाएंगे मंगोल। इसलिए मंगोल भागती हुई सेना को कभी भी पकड़ सकते थे, है ना। तो दिल्ली पहुंचने में उनको ज्यादा समय नहीं लगता। और अगर राजा कहीं दूर के इलाके में है तो दिल्ली गया, गर्दन कट गया, तो जब गर्दन कट गया तो लेके घूमते रहिए शरीर। तो दिल्ली वॉज ऑलवेज अंडर थ्रेट फ्रॉम द मंगोल्स। और अगर मंगोल के आक्रमण से राजधानी को बचाना है तो ऐसी स्थिति में अगर राजधानी सेंट्रल पॉइंट पर आ रहा है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का अधिकार यहां तक है, मदुरई तक है, केरला तक है। मोहम्मद बिन तुगलक वाज अ डिफरेंट रूलर, तो यहां तक है। तो ये दौलताबाद केंद्र में केंद्र बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट है, मंगोलों के आक्रमण से दूर है। दिल्ली पर कब्जा भी हुआ तो राजधानी दौलताबाद बचा हुआ है। इवन इफ इट वाज सेकेंड कैपिटल, इवन देन
दौलताबाद कैन बी सेफ्ट, और यहाँ तक मंगोलों के आने की कोई संभावना नहीं थी, है ना। तो दिल्ली का जो सेंट्रल लोकेशन है ये सबसे ज्यादा फायदेमंद था। लेकिन पहले हम लोग देखते हैं कि इन लोगों ने, इतिहासकारों ने या विभिन्न वर्ग के लोगों ने इसके बारे में क्या कहा है। अच्छा, उससे पहले हम लोग एक और चीज समझते हैं। दक्षिण भारत का जो अभियान है या दक्षिण भारत की जो स्थिति है मुबारक खिलजी के समय से बदली। मुबारक खिलजी ने पहली बार दक्षिण भारत में शासन करने के लिए सादा अमीरों को अपॉइंट किया, है ना। सादा अमीर जो थे 100 सैनिकों अथवा 100 गांवों के इंचार्ज थे। तो मुबारक खिलजी वाज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान who introduced some sort of administrative mechanism in South India, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में पूरे दक्षिण भारत को लगभग रौंद दिया गया था। भले उन पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया गया था, लेकिन साउथ इंडिया केम टू बी नोन या केम टू नो अबाउट मुस्लिम रूल, the might of the Sultanate, the might of the Delhi rulers, है ना। तो सादा अमीर, जिनको बड़ा लोग हुए तो अमीर सादा कहा गया, दक्षिण भारत में अपॉइंट हुए। लेकिन ये लोग धीरे धीरे बहुत ही भ्रष्टाचारी हो गए, क्योंकि उस एरिया में प्रत्यक्ष नियंत्रण लोगों का नहीं था। राजधानी दिल्ली ही थी, तो दक्षिण भारत में, और आज का कोई समय नहीं था कि नियंत्रण करने का कोई फास्ट मैकेनिज्म डेवलप करे। कम्युनिकेशन सिस्टम कमजोर था, सब कुछ उसी तरह का था। इसीलिए दिल्ली के मुकाबले अगर राजधानी दौलताबाद जाती तो दक्षिण के लोगों को नियंत्रण करना भी आसान होता। तो मोहम्मद बिन तुगलक जब तक उधर शासन को विकेंद्रित ले जाता, उससे पहले दक्षिण भारत में शासन करने का इतिहास शुरू हो चुका था। सही हो, गलत हो, भ्रष्टाचार हो, जो भी हो, लेकिन सिस्टम वाज देयर एंड सिस्टम वाज ऑन। अब यह राजधानी परिवर्तन करने के पीछे जो लोगों का कथन है वो अलग अलग लोगों का अलग अलग है जरूर, और यहीं से बहुत सारे वाद विवाद या इस तरह की बातें इतिहास में उभर कर सामने आई कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ट्रांसफर कैपिटल का क्यों किया। ये तीनों के जो तीनों हैं, जो इतिहासकार हैं, ये भारी बदमाश तो थे ही। जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि दिल्ली, जो अभी हमने कहा कि दौलताबाद की स्थिति मध्य बिंदु पर थी और दक्षिण पर नियंत्रण करने के लिए यह ज्यादा उपयुक्त स्थान था। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस टू कंट्रोल साउथ इंडिया, टू एडमिनिस्ट्रेट साउथ इंडिया। तो जियाउद्दीन बर्नी इसके मध्य स्थिति वाले सिद्धांत को मानता है। इब्न बतूता का कहना है कि दिल्ली के नागरिक सुल्तान से नाराज थे और रात में निंदात्मक शब्द लिखकर पत्र सुल्तान के दरबार में डाल जाते थे, और उस पर लिखा होता है कि खुदा की कसम इस पत्र को सुल्तान के अलावे कोई ना पढ़े, है ना। और उस पत्र में बहुत सारी गालियां लिखी होती थी, बहुत सारे अपमानजनक शब्द लिखे होते थे। इसामी कहता है कि सुल्तान दिल्ली की जनता से नाराज था, सशंकित था और उनकी ताकत को तोड़ना चाहता था। अब ऐसा अगर ये लोग कह रहे तो क्यों कह रहे? पहला नंबर, जियाउद्दीन बर्नी तो इस विवाद से दूर हो गया, क्योंकि जियाउद्दीन बर्नी ने कहा कि मध्य स्थिति होने के कारण राजधानी को ट्रांसफर किया गया। लेकिन ये लोग जो कुछ विवाद का जड़ खोल देते हैं, उसका कारण है कि मोहम्मद बिन तुगलक सजा देने में क्रूर था, अत्याचारी था, इसमें कोई दो राय नहीं। वह क्या करता था कि आदमी को सजा देने पर गर्दन नहीं काटता था,
कोरे नहीं खिलवाता था, वह दरबार में खड़ा करके जिंदा खाल खिंचवाता था। अब आप मुर्गा और किसी का भी जिंदा खाल खींचेगा तो बेचारा कितना तड़पेगा। ये आदमी का खाल खिंचवाता था और पूरा दरबार दहशत में रहता था। अब आदमी का खाल कोई खींचे, ये किस तरह की सजा थी। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत सारी बातें कही। अब अगर खाल खिंचवा के छोड़ दिया तो ठीक, अगर किसी पर ज्यादा गुस्सा है तो उस खाल में भूसा भरवा देगा और फिर राजधानी से कई राजधानियों में घुमा देगा। उसका एक रिश्तेदार था, बहराम आयवा उर्फ किसरू खां, उसने विद्रोह किया। उसको दबाने के लिए और लोगों को भेजा, वो नहीं माना। फिर अपने गया, पकड़ कर लाया, खाल खिंचवाया, पूरे दिल्ली में घुमाया और फिर कहा कि इसको प्रांतीय राजधानी में भी घुमा दो। मुल्तान का जो इक़्तिदार था, गवर्नर था, बहराम आयवा का मित्र था, वो सोचा कि बहुत हो गया, अब इसको दफना देते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक से पूछे बिना उसने दफना दिया। मोहम्मद बिन तुगलक को जब पता चला कि दफना दिया तो बोला कि तुम मेरे से पूछे बिना तो इसे दफना, पकड़ो उसको। अब जब नहीं पकड़ा है तो खुद मुल्तान चला गया। वो मुल्तान से भाग गया तो उसने कहा कि सरेआम मारो लोगों को। मुल्तान के बहुत सारे प्रबुद्ध लोग इसके दरबार में पहुंचे कि हुजूर जो किया वो तो भाग गया, मुल्तान के लोगों पर ऐसा कहर क्यों। बहुत समझाने बुझाने पर वो माना। तो मोहम्मद बिन तुगलक इस तरह की सजा इसलिए देता था कि लोगों को सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करने में और उसके खिलाफ जाने में वो कांप जाए, दहल जाए, कपकपी आ जाए उनमें कि अगर उसका खाल खींचा और हमारा खाल खींचा है तो फिर क्या हो। लेकिन इसका प्रभाव उल्टा हो गया। कभी कभी डर जो है, खौफ जो है, वो घृणा में बदल जाती है, है ना। दिल्ली के लोग, इस संभावना है कि दिल्ली के लोग सुल्तान के इस व्यवहार से उससे घृणा करने लगे और इसीलिए जो लिखता है कि चिट्ठी लिखकर डालते थे तो चिट्ठी पर ऊपर ही लिख देते थे कि अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, इस पत्र को सुल्तान के अलावे कोई न पढ़े। जब इतना बड़ा उस पर कंडीशन है तो कौन पढ़ेगा। आज जब पढ़ा तो उसमें गाली लिखा है, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल है, तो ये और गुस्साता था कि इतना हिम्मत। अब उस समय तो राइटिंग पढ़ने वाला कोई आदमी था नहीं कि आदमी को बुला बुला के पहचान करेगा कि हाँ देखो किसकी राइटिंग। तो वो जो लिखता है कि दिल्ली के लोगों को सबक सिखाना चाहता था, तो वो लिखता है कि सुल्तान ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए कहा कि चल सब दौड़ दबा, है ना। तो और इस तरह के व्यवहार से जो इसामी लिखता है कि सशंकित था। तो दीज आर द रीजंस व्हाई इसामी एंड जियाउद्दीन बर्मी ये दोनों कहते हैं कि नहीं, इब्न बतूता कि कुछ गड़बड़ था। लेकिन क्या दिल्ली के लोगों को सजा देने के लिए उसने ऐसा किया? और दिल्ली के लोगों को तो दौलताबाद ले गया, इसमें कोई दो राय नहीं। बीच में बहुत लोग मर गए। तो दिल्ली के लोगों को ले गया दौलताबाद, लेकिन क्या वो चिट्ठी रिस्पॉन्सिबल था? क्या वो घृणा रिस्पॉन्सिबल था? क्यों? तो जब आप इसके पूरे ट्रांसफर ऑफ कैपिटल के मुद्दे को देखते हैं तो ये साफ आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के पूर्व के सुल्तानों में ऐसा सुल्तान है हु हैड ग्रेटर एंड बेटर नॉलेज अबाउट साउथ इंडिया। दक्षिण भारत के बारे में मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत के अन्य पूर्ववर्ती सुल्तानों के मुकाबले ज़्यादा जानकारी थी। तो कौन सा लोकेशन, कौन सा ज्योग्राफी क्या है, ही वॉज वेल नोन। और अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में मलिक काफूर ने केवल लूट पर ध्यान दिया था, लेकिन इस समय
ट्रांजिट कर चुका था सिचुएशन, अब प्रशासन पर ध्यान दिया जा रहा था। मुबारक खिलजी के द्वारा सादा अमीरों की नियुक्ति दक्षिण भारत में प्रशासन करने की शुरुआत हो चुकी थी, है ना, और उसके भी 10-15 साल बीत चुके थे। और मुबारक खिलजी वही बताया कि प्रत्यक्ष शासन करने के लिए उसने नीति चली। मोहम्मद बिन तुगलक को यह एहसास हुआ कि दक्षिण पर बेहतर नियंत्रण के लिए दौलताबाद वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्लेस। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद राजधानी को ट्रांसफर करने से पहले उस पर काफी विचार विमर्श किया। ऐसा नहीं था कि एक सुबह उठा और बोला कि चलो दौलताबाद, है ना। तो ये मुद्दे को या बात को बहुत हल्के रूप में देने का प्रयास है। इसके अलावा उत्तर भारत में मुस्लिम शासन स्टैब्लिश हो चुका। 1327-28 में से हो रहा है, 100 साल से ऊपर बीत चुका था। उत्तर भारत में बड़ी संख्या में मध्य एशिया से मुसलमान आके बस चुके थे, है ना। तो इस्लाम एंड मुस्लिम रूल हैज कंसोलिडेटेड इन नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया अभी बचा हुआ था, है ना। जिस शासक का बुद्धि बहुत तेज होगा वही इन बारीकियों को समझ पाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को एहसास हुआ कि यह समय है कि दक्षिण भारत में मुस्लिम शासन को स्थापित किया जाए, कंसोलिडेट किया जाए और उसको सुदृढ़ किया जाए। गॉर्डन ब्राउन का मानना है कि उत्तरी भारत, गॉर्डन ब्राउन एक बड़े इतिहासकार है, उनका मानना है कि लगातार मंगोलों के आक्रमण ने उत्तरी भारत के आकर्षण को समाप्त कर दिया था और दक्षिण भारत किसी भी बाह्य आक्रमण से पूर्णतः बचा हुआ था, है ना। इसीलिए किसी भी शासक के लिए कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए उन चीज़ों का इंटैक्ट होना जरूरी है और दक्षिण भारत उसके लिए एप्रोप्रिएट स्थान था। फिर लोगों ने यह देखा है कि किस हाउ ही इम्प्लीमेंटेड हिज डिसीजन टू ट्रांसफर द कैपिटल। पहला नंबर कि लगभग 2 साल, जैसे 2025 में ट्रांसफर करना है तो 2023 में प्लानिंग शुरू हुई। लगभग 2 साल इस योजना पर काम हुआ। दिल्ली से दौलताबाद की सड़कें बनेंगी, है ना। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट ना, एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, तो दिल्ली से दौलताबाद का सड़क बना, मरम्मत हुआ, जगह जगह पर सराय बना कि जो लोग चलेंगे वो रेस्ट करेंगे, भोजन पानी करेंगे। दूसरा नंबर, और सबसे पहले यह तय हुआ कि राजकीय घराने के लोग पहले जाएंगे। यह नहीं था कि आम आदमी को ठेल दिया। दौलताबाद में जाने वाले लोगों के लिए 6 कारवां बना, 6 ग्रुप बना कि 6 ग्रुप में लोग जाएंगे। चौथा कि दिल्ली में भी नागरिकों के जिनके घर थे उनके घर खरीद लिए गए और जिनको ट्रांसफर किया जाना था उनके लिए अप्रोप्रिएट हर्जाना दिया गया। दौलताबाद में स्टेटस के हिसाब से मोहल्ले बनाए गए क्योंकि इस्लामिक आर्किटेक्चर में घर के बनाने का, शहर के बनाने का एक निश्चित स्कीम होता था, है ना। प्रवासियों को यात्रा एवं परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। जो लोग भी जा रहे थे ये नहीं कहा गया था कि अपना टिकट कटाओ और चल दो, अपना गाड़ी बैल। मोहम्मद बिन तुगलक ने जाने के लिए, यात्रा के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई। इसके अलावा वहां पर दौलताबाद में मुफ्त आवास उपलब्ध करवाए गए। प्रारंभ में भोजन के लिए एडवांस पैसा दिया गया। अब समझिए कि दिल्ली का आपका घर खरीद कर हर्जाना दिया गया, दौलताबाद में आपके लिए घर बनाया गया, आपको एडवांस पैसा दिया गया और
शहर को भी बसाने में पर्याप्त सावधानी बरती गई। अब मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता, इससे अधिक किसी शासक के द्वारा किसी भी नए लोगों के लिए और क्या किया जा सकता था। आपका पुराने घर का हर जाना, सड़कों का निर्माण, कारवां का निर्माण, यातायात की सुविधा, शहर का निर्माण, घर मुफ्त मिला, पैसा मिला, एडवांस, सब कुछ मिला। मजे थे। ये तो मौज ही मौज था, है ना। अब इसका दूसरा पक्ष आता है कि क्या ट्रांसफर एब्सोल्यूट था। कैसे हटेगा, हैं? नीचे से है ना। जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि एक एक आदमी का ट्रांसफर कर दिया। ये भारी बदमाश है। कहता है कि जब सुल्तान ने एक दिन अपने छत के ऊपर से दिल्ली को ऑब्जर्व किया, एक भी दिया टिमटिमाता हुआ नहीं दिखा तो बड़ा संतुष्ट होकर उतरा और कहता है कुत्ते बिल्ली सबको ठेल लिया, है ना। एवरी सिंगल पर्सन वाज ट्रांसफर्ड। इनकी स्टोरी बहुत मस्त है। हाँ, इब्न बतूता जो है कहता है जब इब्न बतूता जब आया तो दिल्ली, दौलताबाद से दिल्ली लोग जा चुके थे, तो इब्न बतूता दिल्ली को बहुत ही समृद्ध शहर कहता है और उजाड़े जाने का वो जिक्र नहीं करता है। तो दिल्ली अगर समृद्ध है तो उजड़ा और यहां से लोग गए और एकदम समृद्ध हो गया, तो इट वॉज नॉट अ टोटल ट्रांसफर। इससे यही निष्कर्ष निकलता है। खैर इस्लामी भी इधर उधर बोलता ही है, लेकिन इतिहासकारों का अनुमान है कि ये निजामी जो मध्यकाल के हबीब निजामी वाले हैं, इनका कहता है कि व्यापक निष्क्रमण नहीं था, पारसी होता है। यह केवल मुसलमानों का निष्क्रमण था। मुसलमानों को दौलताबाद भेजा गया, दिल्ली में और भी लोग थे, दे रिमेन्ड इन दिल्ली एंड दिल्ली रिमेन्ड अ कैपिटल, दौलताबाद वाज द सेकंड कैपिटल। ऐसा नहीं था कि दिल्ली को के बाद टाटा बाय बाय किया कि दिल्ली अब तो जैसे रहना रह चले हो, है ना। तो दिल्ली रिमेन्ड कैपिटल, दौलताबाद वाज मेड सेकंड कैपिटल, ठीक है ना। अब ये तो हो गया, लेकिन दिल्ली की जनता की प्रतिक्रिया क्या थी? इट वॉज नॉट फेवरेबल ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आज दुनिया बदल गई है, लेकिन थोड़ा दिन पहले तक लोग बाहर जाने में होम सिकनेस का शिकार हो जाते थे, क्योंकि इस तरह का माहौल नहीं था, है ना। आज भी बहुत आदमी रोने लगता है माँ बाबू से इधर आने के बाद, है ना। तो उस जमाने में मध्यकाल में, मतलब थोड़ा दिन पहले तक 20-30 साल तक लोग अपने बच्चों को दूर नौकरी करने नहीं जाने देते। आंखें के सामने रह, दुए वो रोटी खाना या दू रहेगा तो एक वो खा लेने के लिए रहेगा तो मेरा बचवा मेरे सामने, तो लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जाता था। और दूसरे जिला में भी गया तो कहे दूसरा देश गया। आज भी मतलब इधर गंगा के उस पर जाइए तो जो लोग पंजाब वगैरह जाते हैं काम करने, तो उन लोग कहते हैं कि पंजाब देश गया है। उनके लिए पंजाब एक दूसरा देश है, या तो जिला को भी देश कहा जाता था। तो होम सिकनेस, और ये तो मध्यकाल है। तो जब दिल्ली में जहां लोग सुबह शाम, जिसको मान लीजिए अब तो किसी को तब फुर्सत नहीं कि चौराहे का आइडेंटिफाई करेगा, बहुत सारा सुबह से रात तक लोग हैरान परेशान है। लेकिन जब थोड़ा आराम का समय रहता है, तो दुकान तय होता है, मिठाई तय होता है, आदमी तय होता है, चौराहा तक लोग एक फैमिलिटी डेवलप करते हैं कि यार यही वाला जगह, यही वाला जगह। तो जो दिल्ली की सुबह, जो दिल्ली की शाम, है ना,
जो दिल्ली की दुकानें, दिल्ली का रहन सहन में एडजस्ट हो चुका था, वो चला दौलताबाद। अब वहां का सुबह भी उसके लगे, अरे कैसा सुबह है यहाँ पर, वही सूरज निकलता था, वही सूरज अस्त होता है। लेकिन दौलताबाद में नजारा बदल गया। वहां जाने के बाद लोग यही कहते थे कि वो दिल्ली की शाम, वो दिल्ली की सुबह, वो दिल्ली का मौज, वो दिल्ली का घूमना। शरीर है दौलताबाद में और मन है दिल्ली में, तो दोनों गया, है ना। न इधर के रहे न उधर के रहे, यही होगा। न इधर के रहे न उधर के होइएगा। और वहां जो ऑफिस में काम करने वाला है, मर्द जिससे बैठा हुआ है, या जिसको बहुत सारा काम करना है, तो इस तरह के स्थिति बन गई दिल्ली के लोगों की। तो किसी को मोहम्मद बिन तुगलक के स्कीम के मेरिट से क्या मतलब, उसको तो अपने से मतलब था। तो जनता का रिएक्शन निगेटिव था, इट वॉज नॉट पॉजिटिव। हो सकता है कि मेंटली प्रिपेयर नहीं किया, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हो सकता है कि पहले हालत, चलो दौलताबाद यहाँ मिलेगा, ये मिलेगा, मौज मारोगे, तो पहले ही से जैसे इलेक्शन होता है वैसे ही माहौल बना दिया, तो ये काम नहीं हुआ होगा उस जमाने में, क्योंकि जनता और राजा के बीच दरवाजे बिक गए। लेकिन दूसरा पक्ष भी है, जिसे इस्लामी और बहुत सारे सूफी संत नाराज हुए। सूफियों में परंपरा है वलायत का, यानी सूफी संत का देखिएगा इतिहास भारत में भी कहीं भी, और एक बार जहां बस गए तो वहीं वो मरते थे, अपना जगह छोड़ते नहीं थे। सूफियों में विश्वास है कि जहां वो रहते हैं उनके जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं उसका प्रभाव वहीं हो सकता है, उससे दूर नहीं होगा। जैसे कोई कहता है नहीं कि हाँ भाई इधर आ गए, मेरा प्रभाव नहीं है, हम अपने जगह पर रहेंगे, वही मेरा प्रभाव है। लेकिन इसने सूफी संतों को भी ठेल दिया। अब सूफी संत नाराज हुए, तो वो जो फिलोसफर वर्ग था उसका भी जनता पर काफी प्रभाव था। तो जो गया सब दुखी मन से गया। तो स्टार्ट ही दुखी मन से है, तो अंत भी दुखी भला होगा। तो इसलिए एक तरह से शासन मतलब सुल्तान के खिलाफ व्यापक डिससेटिस्फैक्शन, वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फैक्शन वाज अमंग द पीपुल, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। अब जनता का तो डिससेटिस्फैक्शन था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का क्या सोच रहा? मोहम्मद बिन तुगलक क्या पागलपन के हद में लोगों को ठेल रहा था, जबरदस्ती कर रहा था? तो ऐसा भी नहीं था, है ना। जिन लोगों में बहुत सारे लोग हैं वह कहते हैं कि उलेमा, सूफी संत, ये सब, जियाउद्दीन बर्नी लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के इस कार्य से सभी आग बबूला हो गए, नाराज हो गए। और इस आधार पर कि वह सूफी संतों को भी नहीं समझ रहा था, लोग कहते थे कि लोग आरोप लगा दे कि संगी था, बोले ना थोड़ा कोई बात नहीं सुनी, चल जो कह रहे वही कर। तो निरंकुश संगी वैसा ही आदमी होता है कि हम दूसरे के बात सुनने वाले नहीं हैं, जो मेरे मन में आएगा वही हम करेंगे। फिर एक इतिहासकार है मेहदी हसन, he is also a great historian of medieval history। क्यों दिल्ली के मुसलमानों को ही टारगेट किया? उन्होंने इसका आंसर दिया है। उनका कहना है कि दक्षिण में मुसलमानों की संख्या कम थी। मोहम्मद बिन तुगलक इंटेंशनली दक्षिण में मुसलमानों की संख्या को बढ़ाना चाह रहा था। अगर हम भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से भी देखें
तो दक्षिण भारत में जो ब्राह्मण ले जाए गए वो सब कनौजिया ब्राह्मण ज्यादातर थे। जो ब्राह्मणों में नंबर 1 कहलाए या खांटी ब्राह्मण कहलाए। खांटी शब्द जो होता है या स्टॉन्च जो होता है, क्योंकि जब मेजॉरिटी पॉपुलेशन होता है और आप माइनॉरिटी होंगे तो ये संभावना रहती है कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी से प्रभावित होकर अपनी ओरिजिनलिटी को खो दे। लेकिन जो स्टॉन्च और खांटी टाइप का चीज होता है वो कोई हालत में अपनी ओरिजिनलिटी को नॉर्मली नहीं खोता। इसीलिए जब कोई बड़ा काम करना होता है तो सबसे विश्वस्त लोगों को खोजा जाता है। तो कनौजिया और सारस्वत ब्राह्मण वैसे ही हिंदुओं में विश्वस्त थे। इसीलिए दक्षिण भारत में, इवन बंगाल में, दे वर ट्रांसप्लांटेड, दे वर टेकन फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड ट्रांसप्लांटेड इन बंगाल, फ्रॉम बंगाल टू साउथ इंडिया। देख लीजिए, अपने तो रहिए गए, जिसको डुबाना था डुबाए जम के, है ना। तो द सेम थिंग, द सेम थियरी वाज अप्लाइड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली में रहने वाले मुसलमान खांटी मुसलमानों की श्रेणी में थे। इसलिए अगर वो दक्षिण जाएंगे तो वो कहीं दूसरे में कन्वर्ट करने वाले नहीं, दूसरे को ही कन्वर्ट करेंगे। दे वर स्टॉन्च, दे वर थॉट टू बी प्योरेस्ट वन। तो अगर दक्षिण में इस्लाम का प्रचार करना है, इस्लाम हैज टू बी गिवन स्ट्रॉन्ग फूटिंग, देन देयर वाज नो अल्टरनेटिव ऑफ दिल्ली। दिल्ली के लोगों को उस समय चाहे जो लगा हो, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने लिए ऐतिहासिक काम किया। मुल्ला मौलवियों का भी ट्रांसफर इसीलिए हुआ। सूफी संत मुल्ला मौलवी चिल्लाए जरूर, गाय रोए गाय जरूर, लेकिन दे वर द हार्बिंगर्स ऑफ मुस्लिम, मतलब ट्रू मुस्लिम कल्चर इन साउथ इंडिया। कभी कभी तात्कालिक चीजें, जो तात्कालिक परिणाम होते हैं, वो दीर्घकालिक परिणाम से अलग होते हैं। इसीलिए ट्रांसफर ऑफ कैपिटल का तात्कालिक परिणाम मोहम्मद बिन तुगलक के लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन दीर्घकालिक परिणाम दिल्ली सल्तनत और इस्लाम के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा। राजधानी के परिवर्तन ने उस उद्देश्य को पूरा किया। अगर वो उद्देश्य मोहम्मद बिन तुगलक का रहा होगा कि दक्षिण भारत में सब्सटेंशियल स्टॉन्च मुसलमानों की उपस्थिति हुई, मुल्ला मौलवी सूफी संत ठेल दिए गए। अब जहां वो टहले, जहां घूमे, जाएंगे तो मुस्लिम मुल्ला मौलवी के रूप में कोई प्रभावित होगा, कोई कन्वर्ट होगा, कोई आएगा साथ में, तो अपने तो कन्वर्ट नहीं ना हो जाएंगे। अकेले भी रहेंगे तो दूसरे को ही कन्वर्ट करने के फेरा में लगे रहेंगे। मालूम तो कोई सकता मेजॉरिटी। तो कुर्बानी तो उसका एक हिस्सा है ना। तो कुर्बानी देना कोई खराब काम नहीं होता है। देश की आज़ादी में कुर्बानी दी तब ना आज़ाद हुए। आज वो कुर्बानी दिया मोहम्मद तुगलक पगला कहलाया, तब ना दक्षिण भारत में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी। और इसी का अल्टीमेट परिणाम है हैदराबाद शहर की स्थापना, है ना। इस न ट्रांसफर ऑफ दिल्ली होता, न बहमानी राज्य बनता, न हैदराबाद शहर बनता। अब समझ रहे कितना हिस्टोरिकल इंपैक्ट है। और उत्तर और दक्षिण का जो बैरियर था वो खत्म हो गया। कौन जाएगा दक्षिण? अब जाओ, दौड़ते हुए जाओ। मोहम्मद बिन तुगलक ने उत्तर और दक्षिण के बैरियर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। कल्चरल एक्सपेंशन हो गया और दक्षिण भारत भी इस्लाममय और उत्तरमय हो गया। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने में दक्षिण भारत पर जितना उत्तर भारत का प्रभाव पड़ा, उतना भारत के इतिहास के किसी भी दौर में प्रभाव नहीं पड़ा, है ना। अशोक के समय केवल अशोक भर रहा और समुद्रगुप्त के समय केवल समुद्रगुप्त रहा। उसके अलावा कोई कंटिन्यूअस इंपैक्ट नहीं रहा। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने जो दक्षिण को उत्तर से जोड़ दिया,
तो फिर दक्षिण उत्तर से अलग नहीं हो पाया और अंततः आपके देश के हिस्सा बन गए, अखंड भारत बना। ठीक ना? तो इस तरह से ट्रांसफर ऑफ कैपिटल का स्कीम गलत नहीं था, द मेरिट ऑफ द स्कीम गलत नहीं था। अच्छा, ये अब जरूर हुआ कि जब वहां लोग गए, मोहम्मद बिन तुगलक का दुर्गति यह भी था कि मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने में विद्रोह सबसे ज्यादा हुए। मोहम्मद बिन तुगलक का जो समय है उसी में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार है, तो विखंडन भी है। विजयनगर, बहमनी, बंगाल, ये सब स्वतंत्र राज्य बने। लेकिन याद रखिएगा प्रीलिम्स वगैरह के लिए कि लार्जेस्ट दिल्ली सल्तनत का एम्पायर मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही है, जो आप देख रहे हैं कि यहां रखें। अब क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक, ये सब स्थिति दौलताबाद में बन रही थी और मोहम्मद बिन तुगलक का जीवन केवल युद्ध के मैदान में ही बीता, है ना। हर तरफ विद्रोह हो रहा था, हर तरफ वो स्वयं दौड़ रहा था। माबार अभियान किया इस एरिया में और यहां से लौट रहा था दिल्ली की तरफ। दौलताबाद आया और खिंचा हुआ था, तभी उसे पता चला कि गुजरात में विद्रोह हो गया। अब दिल्ली के बदले उसको गुजरात जाना था। तो यहां क्या हुआ कि जब लोगों ने उसको बहुत कंप्लेन किया कि लोग ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तो बहुत इरिटेटेड था। तो कह दिया कि बोल दो जिसको जाना है जाए दिल्ली, और उसके बाद वो चला गया गुजरात। जैसे ही लोग सुना कि बोल दिया सुल्तान की जाओ जिसको, फिर सब दौड़ चला दिल्ली, है ना। लेकिन जो जा सकता था वो गया, बहुत सारे लोग दौलताबाद में रह गए। तो दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली, घरे से पटना और पटना से घरे जाइएगा तो आपको भी लोग कहेगा कि तू भी मोहम्मद बिन तुगलक है था।